आज की क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं माय डियर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। माय डियर 12th क्लास में हम लोग जो फिजिक्स अपना पढ़ रहे हैं उसमें लगातार हम लोग का क्लास चल रहा है। मैंने आप सभी को पहले बोल रखा है कि अगले 1 महीनों तक हर रोज़ एक वीडियो अपलोड भी होगी माय डियर, और उसके साथ में जो आपकी रात की क्लास चलती है 8 बजे लाइव, वो लाइव क्लास आपकी चलती ही रहेगी माय डियर। ऐसा हम लोग इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि हमें थोड़ा सा समय कम मिल पा रहा है, इसलिए उस समय को हम लोग पूरा करना चाहते हैं ताकि अभी तक जो हम लोग का टारगेट होना चाहिए था वो हम लोग अचीव कर सके माय डियर। इसलिए अगले 1 महीने तक लगातार ऐसे ही आपका एक वीडियो अपलोड होगा और एक रात को लाइव क्लास चलता रहेगा। दोनों ही वीडियो आपको हर हाल में देखना है माय डियर, क्योंकि अभी जो वीडियो दिन में अपलोड होगा 1 से 2 बजे के बीच में, इसका नेक्स्ट टॉपिक हम लोग रात को 8 बजे लाइव क्लास में पढ़ने वाले हैं माय डियर। शुरू करते हैं आज का क्लास। आज का जो क्लास होने वाला है एनसीईआरटी चैप्टर 2 शुरू होने जा रहा है माय डियर। एनसीईआरटी के अंदर चैप्टर नंबर 1 जिसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ाई किया था माय डियर, वो हमारा कंप्लीट हो गया है। चैप्टर का एक्सरसाइज का सारा क्वेश्चन मैंने आप सभी को करवा दिया है माय डियर। आज से शुरू होने जा रहा है एनसीईआरटी एक्सरसाइज चैप्टर 2 माय डियर। एनसीईआरटी बुक का चैप्टर हम लोग 2 शुरू करने जा रहे हैं माय डियर, जिसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस के बारे में पढ़ना है, यानी कैपेसिटर से संबंधित जानकारी हमें हासिल करनी है माय डियर। तो शुरुआत कहाँ से होगी? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से होगी। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक माय डियर। पहला टॉपिक हम लोग का है आज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और इसी के बारे में आज की क्लास में हम खास करके सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को ही हम लोग डिफाइन करेंगे और इसी के बारे में हम लोग विस्तृत जानकारियां लेने वाले हैं। एक्चुअली में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जानकारी हम लोग बाद में लेंगे, पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में जानेंगे माय डियर। एक्चुअली में डिफरेंस की कहानी पहले होती है। कई जगह आप ऐसा सुनने होंगे कि नहीं, पहले तो आप चीज़ों के बारे में जान लेंगे तब तो उसका अंतर जान पाएंगे, लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं है। यहाँ पे पहले डिफरेंस का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा हमें, फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट समझ पाएंगे हम लोग। ध्यान से समझिए माय डियर क्या है। अब ये क्या है इसका, अच्छा इसका हिंदी में लिख दूं। हिंदी में क्या होता है? विद्युत विभवांतर। विद्युत क्या होता है? विभवांतर। इसे हम लोग भी से सूचित करेंगे, दिखाएंगे। विभवांतर को हम लोग किससे दिखाएंगे माय डियर? भी से दिखाने वाले हैं। अब मेरी बात सुनिए, ये है क्या माय डियर वो टॉपिक। अब मैं आप सभी को एक बात अगेन बताना चाहता हूं कि हमारे फिजिक्स में मैक्सिमम 90% ऐसे टॉपिक्स हैं माय डियर जो एक ही टॉपिक से संबंधित है, और उस टॉपिक का नाम होता है एनर्जी। आप जानने की कोशिश करेंगे माय डियर एनर्जी। आप हमेशा ही ये सोचने की कोशिश कीजिएगा कि आपके पूरे फिजिक्स में मोस्टली टॉपिक एक ही टॉपिक से जुड़ा हुआ है, वो है एनर्जी माय डियर। यानी कि आप सभी को ऐसे बोला, मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूं? क्योंकि माय डियर आपको फिजिक्स में क्या पढ़ना होता है? बोला सर हमें नेचर के बारे में पढ़ना है, प्रकृति के बारे में पढ़ना है। बोला बिल्कुल सर, और प्रकृति है क्या, नेचर है क्या? बोला सर ये नेचर एनर्जी ही है। इसे किसने बनाया? बोला भगवान ने बनाया। भगवान क्या है? एनर्जी है माय डियर। भगवान क्या है? हमारे एनर्जी के सबसे बड़े स्रोत हैं माय डियर, जो सारे यूनिवर्स को बांध के रखे हुए हैं। ये साइंस और आप जो आप कह सकते हैं धर्म, इन दोनों को चीज़ों को जोड़ दी जाती है, और दोनों को चीज़ों को जोड़ दीजिए तो गॉड क्या है? एनर्जी है माय डियर। सीधा सीधी ये मतलब है। और इसीलिए चूंकि हम लोग नेचर के बारे में पढ़ते हैं, इसीलिए नेचर में हर जगह एनर्जी का कॉन्सेप्ट आएगा ही आएगा माय डियर। आपको कुछ भी करना है बिना एनर्जी के हो सकता है माय डियर। मैं अपनी बातें आप सभी तक पहुंचा पा रहा हूं, बिना एनर्जी का ये पॉसिबल है? बोला नहीं पॉसिबल है सर। आ रही है बात समझ में? तो हर जगह आपको सिर्फ और सिर्फ एनर्जी का कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का भी संबंध किसके साथ है माय डियर? एनर्जी के साथ ही। सॉरी, चलिए। अब जो आपका एनर्जी है, एक्चुअली में पूरे फिजिक्स में हम लोग इस एनर्जी को 2 भागों में तोड़ देते हैं, यानी इस एनर्जी के 2 रूप हम लोग पढ़ते हैं। ये नॉर्मली आए दिन मैं हर दम इसकी चर्चा करता ही रहता हूँ, आज भी कर रहा हूँ, आगे आने वाले लेक्चर्स में भी लगातार ये चर्चा करता रहता हूँ और करूँगा भी कि एनर्जी जो होते हैं इसके 2 रूप होते हैं, 2 फॉर्म होते हैं। एक होता है हमारा कार्य
और दूसरा होता है माय डियर ऊष्मा। एक होता है वर्क और दूसरा होता है हीट। कार्य और ऊष्मा माय डियर, हीट एंड वर्क, ये दो हमारे एनर्जी के मेन फॉर्म होते हैं। लेकिन ये जो हीट का संबंध है, ऊष्मा का संबंध है, ये ऊष्मा का संबंध तापमान के साथ होता है। किसके साथ होता है ऊष्मा का संबंध? तापमान के साथ, टेम्परेचर के साथ होता है हमारी। लेकिन टेम्परेचर वाली फैक्टर्स को छोड़ दीजिए तो बाकी किसी की वजह से अगर एनर्जी होगी तो वो एनर्जी वर्क कहलाती है। यानी कि टेम्परेचर को छोड़ करके किसी भी कारण की वजह से अगर आपके पास एनर्जी है या एनर्जी हो रही है तो वो सब क्या कहलाएगा? वर्क कहलाएगा। और अभी फिलहाल हम लोग के पास ये टेम्परेचर वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। आ रही बात समझ में? तो हर जगह आपके 12 के फिजिक्स में मैक्सिमम जगह कहीं भी अगर एनर्जी की बात आएगी तो आप अपने आप से समझ जाइएगा कि हम वर्क की बात करने वाले हैं। दिमाग में बैठा लीजिए, अगर कहीं भी एनर्जी की बात की जाएगी तो आप समझेंगे कि वहाँ पे वर्क की बात की जाने वाली है। यानी कि अगर हमें एनर्जी निकालना है तो हम निकालेंगे वर्क, क्योंकि वर्क ही एनर्जी है। और आप सभी को वर्क यानी कि कार्य का फॉर्मूला पता होता है कि कार्य बराबर होता है असल बल गुना विस्थापन। क्या होता है माय डियर? कार्य बराबर बल गुना विस्थापन, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। कार्य इजकल टू वर्क इजकल टू क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, बल गुना विस्थापन होता है कार्य बराबर। इसका मतलब ये हो गया कि अगर हमें कार्य निकालना है तो हम बल गुना विस्थापन वाला काम करते हैं माय डियर। आ रही है बात समझ में? अगर हमें ऊर्जा निकालनी है, एनर्जी निकालनी है तो एनर्जी के लिए हम लोग कार्य निकालेंगे और कार्य का फॉर्मूला होता है बल गुना विस्थापन, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो हमें वर्क इजकल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला यूज करना है, वर्क निकालना है, वही वर्क हमारी क्या होगी? एनर्जी होने वाली है। अब बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की माय डियर। यहाँ पे एनर्जी का क्या कॉन्सेप्ट था, अब आते हैं उस मुद्दे पे। क्योंकि जब तक आप एनर्जी का वर्क के साथ ये सब कहानी नहीं समझ पाते, आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाली बात अच्छे से नहीं समझ पाते माय डियर। अब हम लोग आते हैं उस चीज पे। अब ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफरेंस क्या है माय डियर? ध्यान से सुनिए। मान लीजिए ये कोई चार्ज है, समझना, कॉन्सेप्ट सीखना जरूरी है माय डियर फिजिक्स के अंदर। आप चीज़ों को अगर जान जाएंगे, समझ जाएंगे तो चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाने वाली है माय डियर। ध्यान से समझिए। मान लीजिए ये कोई चार्ज है, ठीक है। अब कोई भी चार्ज होगा तो उस चार्ज का अपना अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे सर 5 गो चार्ज रखा हुआ है तो पांचों चार्ज का अपना अपना क्षेत्र होगा, सबका अपना अपना एरिया होगा माय डियर। मतलब ऐसे समझ लीजिए कि 5 गो विधायक अगर एक जगह मिल जाएं और पार्टी कर रहे हों तो क्या वो पांचों का एक ही रेंज है? बोला नहीं सर, पांचों विधायक का अलग अलग विधानसभा का क्षेत्र है। उसी तरीके से माय डियर ये हमारे जो चार्ज है ये भले एक जगह पे है लेकिन सबके पास अपना अपना क्षेत्र होता है, उपलब्ध होता है। तो ये कोई चार्ज है, मान लेते हैं प्लस क्यू। इस चार्ज के चलते इसका अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, विद्युत क्षेत्र होगा। मान लीजिए कि ये इसका विद्युत क्षेत्र है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, कोई दूसरा चार्ज है, क्या है माय डियर? कोई दूसरा चार्ज है, सपोज कीजिए वो यहां पे बैठा हुआ है, ये चार्ज है क्यू नॉट। एक चार्ज है प्लस क्यू यहाँ पे, तो इसका अपना इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे। एक दूसरा चार्ज है क्यू नॉट, बोला इसका भी अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, पर उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की चर्चा हम लोग फिलहाल नहीं करते हैं। ध्यान से सुनिए। अब हमको क्या करना है कि इस क्यू नॉट चार्ज को आप क्या कीजिए, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई पॉइंट सेलेक्ट कर लीजिए। सपोज मैंने ये ए पॉइंट सेलेक्ट कर लिया, मैंने ये ए पॉइंट सेलेक्ट कर लिया, और हम क्या करते हैं कि इस क्यू नॉट चार्ज को हम इस ए पॉइंट पर लेके आना चाहते हैं। इस क्यू नॉट चार्ज को हम क्या चाहते हैं? ए पॉइंट पे लेके आना चाहते हैं। अब मेरी बात सुनिए। बोला सर ये क्या है कि ये तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है माय डियर तो ये क्या करेगा, जब आप उसमें लेके आइएगा तो अगर पॉजिटिव पॉजिटिव है तो रिपल्सन विकर्षण करेगा, और पॉजिटिव निगेटिव होगा तो अट्रैक्शन आकर्षण करेगा। तो हम देख पा रहे हैं कि ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं। तो ये पॉजिटिव चार्ज जब इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में आना चाहेगा तो क्या होगा,
ये चार्ज चाहेगा कि मेरे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर नहीं आए माय डियर। ये क्या करेगा, इसका रिपल्सन विरोध करना शुरू कर देगा क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं। तो ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को धक्का लगाएगा विपरीत दिशा में, यानी कि ये चार्ज क्या करेगा, इस क्यू नॉट चार्ज के ऊपर फोर्स लगाना शुरू करता है इस डायरेक्शन में। अब बोला सर कि ये फोर्स कितना लगाएगा आखिर, तो आपको पढ़ा चुके हैं F इजकल टू हो जाएगा क्यू नॉट इंटू ई। इतना फोर्स लगाएगा। इस क्यू चार्ज का ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये ई है, ये क्यू चार्ज है, इसका विद्युत क्षेत्र कौन है, ई है। और इस विद्युत क्षेत्र की वजह से क्या होगा, इस क्यू नॉट चार्ज पे फोर्स लगना शुरू होता है, F इजकल टू क्यू इंटू ई होता है। तो यहाँ पे चार्ज क्यू नॉट है तो क्यू नॉट इंटू ई ले लिया है, इतना फोर्स लगता है। ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जहाँ पे पढ़ा है वहाँ पे बहुत अच्छे से सब चीज़ें पढ़ा रखा है माय डियर। तो बात हो गई किसकी माय डियर, कि सर F इजकल टू क्यू नॉट इंटू ई, इतना फोर्स इसके ऊपर आरोपित होगा उस डायरेक्शन में। आ रही बात समझ में। अब आप ध्यान से समझिए कि आप क्या करना चाहते हैं, कि आप इस क्यू नॉट चार्ज को यहां लेके आना चाहते हैं ए पॉइंट। बोला सर ये जादू से आ जाएगा क्या, उड़ के आ जाएगा, या कुछ ऐसी शक्तियां आएंगी जो उसको तुरंत पहुंचा देगा बिना मुझे कुछ किए हुए माय डियर। बोला ऐसा तो नहीं होगा सर। अगर किसी भी बॉडी को एक जगह से दूसरी जगह मूव कराना है तो आपको उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करना पड़ता है, और अगर फोर्स अप्लाई हम कर रहे हैं तो फोर्स अप्लाई करने की वजह से उसमें डिस्प्लेसमेंट भी होगा, विस्थापन भी होगा, एक जगह से दूसरे जगह जाएगा, विस्थापित भी होगा, डिस्प्लेसमेंट भी होगा। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वर्क हो गया माय डियर। यानी कहने का मतलब सिंपली ये मैं कहूँ अपनी भाषा में, फॉर्मूला की भाषा छोड़िए, अपनी भाषा सिंपल हम समझते हैं ये कि अगर मुझे एक बॉडी को यहाँ से यहाँ लेके जाना है तो हमें एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी माय डियर। कोई भी बॉडी एक जगह से दूसरी जगह मूव अपने आप से नहीं करता है। ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहता है, नहीं कहता है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ मोशन का ये तो कहता है कि हर बॉडी जिस कंडीशन में है उसी कंडीशन में बनी रहती है। कब तक, जब तक कि आप बाहर से उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते, और वो एक्सटर्नल फोर्स अनइक्विलिब्रियम कंडीशन होनी चाहिए, अनबैलेंस्ड होना चाहिए, तभी जाकर के वो बॉडी मूव करता है। अब बोला सर कि बॉडी जो है यहाँ से यहाँ मूव कर गई है, आपने फोर्स लगाया, यानी कुल मिला के आपने एनर्जी खर्च की है। और हमारे एनर्जी खर्च करने का मतलब क्या है, कार्य से है। मैंने आपको शुरू में समझा दिया कि कहीं भी एनर्जी आएगी तो उसका मतलब हमारे लिए कार्य है। इसका मतलब कि हमें इस चार्ज को यहाँ लाने के लिए कार्य करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा माय डियर। हमारी बात समझ में। अब सवाल ये है कि बिल्कुल आपको वर्क तो करना पड़ेगा, लेकिन वो वर्क किसके अगेंस्ट होगा, वो वर्क होगा अगेंस्ट दी इलेक्ट्रिक फोर्स के माय डियर। इस चार्ज के ऊपर ये वाला चार्ज धक्का लगा रहा है ऑलरेडी इस डायरेक्शन में। अब इसके ऊपर इसका ये विरोध कर रहा है कि तुमको आने नहीं देंगे, पर फिर भी ये इसके पास आ रहा है। मतलब कि इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा था, ये विद्युत बल, इलेक्ट्रिकल फोर्स, इसके अगेंस्ट वर्क किया जा रहा है माय डियर। इस फोर्स के अगेंस्ट में ये क्यू नॉट यहां से यहां तक मूव करके आ रहा है। अब फोर्स के फॉर्मूले पे आते हैं, वर्क के फॉर्मूले पे आते हैं। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि कार्य निकालने के लिए हमें विस्थापन की जरूरत है। आ रही बात समझ में। हमें किसकी जरूरत है, विस्थापन की, डिस्प्लेसमेंट की। अब ये डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, सदिश राशि होती है। विस्थापन जो होती है, डिस्प्लेसमेंट जो होती है, वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, सदिश राशि होती है। अब अगर क्या होता है कि फोर्स के डायरेक्शन में अगर बॉडी मूव करती है तो वो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव कहलाता है। अगर किसी बॉडी पे सपोज कीजिए, इस बॉडी पे ये मार्कर पे अगर फोर्स मैंने इधर की ओर लगाया और इधर ही धक्का, इधर ही मूव कर गया, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ यहाँ से यहाँ तक, ये पॉजिटिव कहलाएगा, धनात्मक कहलाएगा माय डियर। यानी कि अगर जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं, अगर उसी डायरेक्शन में बॉडी मूव कर जाती है माय डियर, तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट होता है, धनात्मक विस्थापन होती है। पर अगेंस्ट द अगर फोर्स उस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हो गया, सपोज कीजिए कि अगर आपने फोर्स लगाया इधर और बॉडी डिस्प्लेस कर गया अपोजिट डायरेक्शन में, ऐसा भी होता है। तो अगर बॉडी क्या हो गया दूसरे डायरेक्शन में, हम चाहते हैं फोर्स इधर लगा रहे हैं लेकिन बॉडी मूव कर गई इधर की ओर, अगर ऐसा हुआ तो हमारे फोर्स के अगेंस्ट बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हुआ माय डियर। तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो निगेटिव डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा।
आ रही है बात समझ में? अब मुद्दे की बात करते हैं यहाँ पे कि सर इस चार्ज के ऊपर जो फोर्स लग रहा था, इलेक्ट्रिक फोर्स, वो तो इधर की ओर लग रहा है, धक्का लगा रहा है, लेकिन बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है? यहाँ से यहाँ की ओर हो रहा है। तो फोर्स लग रहा है इधर की ओर और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर की ओर, तो ये डिस्प्लेसमेंट उल्टा हो गया, निगेटिव डिस्प्लेसमेंट हो गया मैटर। आ रही है बात समझ में? यानी कि यहाँ पे ऋणात्मक डिस्प्लेसमेंट की कहानी होती है। अब बात करते हैं जो हमारा टॉपिक था उसकी। ये सब इसकी पृष्ठभूमिका मैंने आपको बनाई चीज़ों को समझने के लिए। अब आप समझिए कि सर इस क्यू नॉट चार्ज को अगर ए पॉइंट तक आप लाना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ा? बोला सर हमें वर्क करना पड़ा। हमें क्या करना पड़ा? वर्क करना पड़ा। अब अगर सपोज कर लीजिए कि इस क्यू नॉट चार्ज की वैल्यू 1 कूलम है। कितनी है? 1 कूलम है। भाई जो चार्ज है उसकी कुछ तो वैल्यू होगी, हमने मान लिया 1 कूलम में चार्ज। तो इस 1 कूलम चार्ज को मान लीजिए कि आप यहां से इस इलेक्ट्रिक फील्ड के ए पॉइंट तक लाना चाहते हैं, और एक बार इसी चार्ज को हम चाहते हैं कि नहीं नहीं हम सर बी पॉइंट तक लेके आएंगे। आ रही है बात समझ में? हम क्या चाहेंगे? बी पॉइंट तक लेके आना चाहते हैं। तो हुआ ये कि इस क्यू नॉट चार्ज को, जिसकी वैल्यू 1 कूलम थी, ये क्यू नॉट चार्ज की वैल्यू कितनी थी? 1 कूलम थी माय डियर। तो इस 1 कूलम चार्ज को यहां से हम इस पॉइंट तक लेके आएंगे तो हमें वर्क करना पड़ेगा, और जो वर्क करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा, वही कार्य विद्युत विभव कहलाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है इस ए पॉइंट का, जिस पॉइंट पे आप लेके आना चाहते हैं। तो सपोज कीजिए कि हमने ए पे लाया एक बार और एक बार बी पे लाने की कोशिश किया। तो ए पे लाने के लिए हमें 10 जूल वर्क करना पड़ा होगा, और इसी क्यू नॉट आवर्स को यहां से बी तक लाने में 15 जूल कार्य करना पड़ा होगा माय डियर। ज़्यादा दूर लेके जाना है, ज़्यादा कार्य करना पड़ेगा, नज़दीक लेके जाना है तो कम ही एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच का अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस कहा जाए, पोटेंशियल डिफरेंस वी ए माइनस वी वी, तो ये सर कैसा होगा कि बी पे पोटेंशियल है 15 जूल और ए पे पोटेंशियल है 10 जूल, यानी ए पे लाने में आपने 10 जूल एनर्जी खर्च किया है और बी पे लाने में आपने 15 जूल एनर्जी खर्च किया है। तो 15 माइनस 10 कितना हो जाएगा? 5 जूल, यानी 5 जूल एनर्जी जो आपने खर्च की है माय डियर, वही क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। पर आपको ध्यान देनी है कि चार्ज की वैल्यू कितनी है? 1 कूलम है, इसीलिए जूल पर कूलम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जूल पर कूलम हो जाएगा, क्योंकि कूलम भी तो है, चार्ज भी तो है, जिसकी वैल्यू 1 कूलम है। तो 5 जूल पर कूलम इतनी एनर्जी हमें खर्च करनी पड़ी है ए से बी तक लाने के लिए। ए से बी तक लाने के लिए 5 जूल एनर्जी खर्च करनी पड़ी है। तो ए से बी का जो विद्युत विभवांतर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना हो जाएगा? 5 जूल पर कूलम हो जाएगा, जिसे हम लोग वोल्ट भी बोलेंगे। ये कहानी हो गई। अब इस कहानी में एक और फैक्टर्स है, उसको शामिल करना है। शामिल ये करना है कि नॉर्मली जो ये चार्ज है, ये क्यू नॉट, इसको हम लोग इन्फिनाइट पे मानते हैं। कहाँ मानते हैं माय डियर? इन्फिनाइट पे मानते हैं। वैसा हम लोग इसलिए मानते हैं कि इन्फिनाइट पे इस वाले चार्ज का, ये जो क्यू चार्ज है, इसका इफेक्ट जो होता है वो खत्म हो जाता है। इन्फिनाइट पे ये बेचारा चार्ज इस चार्ज को कुछ भी नहीं कर सकता है माय डियर। वो अनंत पे है, तो उसका वहाँ पे इस चार्ज का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आ रही है बात समझ में? ऐसा इसलिए माना जाता है क्योंकि अगर ये चार्ज का प्रभाव होगा तो इस चार्ज का प्रभाव भी इसके ऊपर होगा, और दोनों एक दूसरे के प्रभाव को फिर कहीं ना कहीं कम करने की कोशिश करेंगे। तो जो एनर्जी हम चाह रहे हैं, पाना चाह रहे हैं पोटेंशियल, वो हमें नहीं मिलने वाला है माय डियर। एक का इफेक्ट दूसरे के ऊपर नेग्लिजिबल मानना पड़ता है, तब भी हम लोग एडजेक्ट कैलकुलेशन कर पाते हैं माय डियर। पर ऐसा नॉर्मली प्रैक्टिकली होता नहीं है, इस बात को भी आपको समझना। हम लोग आइडियल केसेस पढ़ते हैं अभी, जब आप लोग रिसर्च फील्ड में जाएंगे तब चीज़ों को और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे मैटर। तो ये था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अब इसकी कहानी को हम लोग को लैंग्वेज में बाकायदा लिख लेना है, क्योंकि ये समझने के बाद आपको एग्जाम में तो रिटन करना ही करना है माय डियर। तो लिखेंगे क्या एग्जाम में आएगा, तो अब बात उसकी करते हैं।
तो नोट्स में आप लोग अपना लिखिएगा, मैं आपको लिखा देता हूँ। द वर्क डन required to bring a unit positive charge from infinite to a point in an electric field is called as इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हिंदी में लिख लेंगे किसी एकांक धन आवेश को अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर, किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का विद्युत विभव कहलाता है। यह है विद्युत विभव की परिभाषा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन है माय डियर। अब हम लोग इसके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का भी डेफिनेशन नोट डाउन कर लेंगे। ये पहले आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन नोट डाउन कीजिए। आप आराम से वीडियो पॉज कर लीजिएगा और पॉज करके इसे लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में माय डियर, ठीक है। चलिए अब मैं इसे मिटा देता हूँ, आगे की कहानी भी लिखनी है। इसको हम लोग और दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? और करके भी लिख दीजिए आप, और करके भी लिख लेंगे। The ratio of work done to bring a charge from infinite to a point in an electric field and the magnitude of the charge is called as electric potential। किसी आवेश को अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य तथा उस आवेश के परिमाण
के अनुपात को विद्युत विभव कहा जाता है। अथवा में करके लिख लीजिएगा माय डियर, अथवा में आप ये भी लिख लेंगे डेफिनेशन, और करके ये वाला भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। अब मैं इसे मिटा देता हूं, चलिए। अब बोला सर फॉर्मूला इसका क्या बन गया फिर, तो सपोज कीजिए कि ये कोई चार्ज Q0 है, Q है, ये कोई पॉइंट P है, और ये हमारा इन्फिनाइट है, और इस इन्फिनाइट पे बैठा है Q0, और इस Q0 को लाना है कहाँ पे, इस P पे। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पोटेंशियल का वर्क डन अपॉन चार्ज, पोटेंशियल एट P पे पोटेंशियल जो होगा वो कितना हो गया माय डियर, फॉर्मूला क्या बनेगा, P पॉइंट पे पोटेंशियल वर्क डन अपॉन चार्ज। जिस चार्ज को आप लेकर के आना चाह रहे हैं, सपोज कि जिस चार्ज को लेके आ रहे हैं माय डियर, उसी की चर्चा करनी है। चार्ज तो दो होंगे, पर इस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आप लाना चाहते हैं इस वाले चार्ज को, तो जिसको लाना चाह रहे हैं वर्क डन तो उसी के ऊपर न करना पड़ेगा, तो इसलिए क्या हो जाएगा, वर्क डन अपॉन वाला चार्ज, तो क्या कहलाएगा, ये पोटेंशियल का फॉर्मूला हो गया। ये P पॉइंट वहाँ पे मैंने फोटो में रिप्रेजेंट किया है, इसलिए यहाँ पे लिखा है, जरूरी नहीं है कि आप लिखें ही, V बराबर W/Q लिख सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला बन गया, इस वर्क का यूनिट होता है जूल और चार्ज का यूनिट होता है कूलम, तो जूल पर कूलम, और जूल पर कूलम को नया नाम दिया गया है वोल्ट। तो SI मात्रक क्या हो गया, ये है SI मात्रक, SI यूनिट क्या होगा, SI यूनिट वोल्ट होता है माय डियर। क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का SI यूनिट क्या होगा, वोल्ट होता है, ठीक है। अब बोला सर कि ये तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात हो गई, अब जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है यही डिसाइड करता है चार्ज के फ्लो को माय डियर। तो आपको यहाँ पे नोट में बातें याद रखनी पड़ेंगी। नोट नंबर फर्स्ट, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिसाइड the flow of electric charge विद्युत आवेश के प्रवाह की दिशा विद्युत विभव द्वारा ही तय की जाती है या निर्धारित की जाती है। निर्धारित की जाती है माय डियर। चार्ज कहाँ से कहाँ फ्लो होगा, बहेगा, ये किस बात पर निर्भर करता है, ये विभव पर निर्भर करता है। पोटेंशियल ही डिसाइड करेगा कि चार्ज कहाँ से कहाँ फ्लो होता है माय डियर। हालांकि कुछ किताबों में कुछ और बातें लिखी हैं, कुछ किताबों में कुछ और बातें लिखी हैं। मैं आपको सीधा सीधा अपनी बात बताता हूँ कि हम लोग ये नॉर्मली मानते हैं कि करंट जिधर फ्लो होता है उसके अपोजिट में इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, और ये बचपन में, और इलेक्ट्रॉन निगेटिव पोटेंशियल से पॉजिटिव पोटेंशियल की ओर फ्लो होता है, और इलेक्ट्रॉन ही हमारा चार्ज है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन यानी कि चार्ज निगेटिव पोटेंशियल से पॉजिटिव पोटेंशियल की ओर फ्लो होता है। पर कुछ किताबों में ये लिखा गया है कि पॉजिटिव पोटेंशियल से निगेटिव पोटेंशियल की ओर, यानी पॉजिटिव का मतलब होता है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर चार्ज फ्लो होता है। लेकिन जब हम लोग करंट पढ़ते हैं तो वहां पे हम ये मानते हैं कि करंट फ्लो होता है माय डियर इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में, और इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की ओर, और इलेक्ट्रॉन के पास ही चार्ज की प्रॉपर्टी है माय डियर, इसीलिए इलेक्ट्रॉन का फ्लो ही चार्ज का फ्लो माना जाएगा। और इसका मतलब है कि चार्ज का फ्लो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल होता है, ये मेरे अकॉर्डिंग होना चाहिए माय डियर। तो मैं उसी की बात करता हूं, और किताबों में पॉजिटिव टू नेगेटिव लिखा गया है, बहुत सारी किताबों में लिखा गया है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। तो आप अभी इलेक्ट्रिक फील्ड के
इस वाले चैप्टर में आप बोलते हैं कि हायर से लोअर होगा और नेक्स्ट चैप्टर में वही बात आप बदल के बोलते हैं कि लोअर से हायर होगा, फिर करें क्या? फिर ये कन्फ्यूजन किस लिए माय डियर? इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि हम लोग मान के चलेंगे लोअर टू हायर माय डियर। नोट डाउन कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके। ये नोट नंबर सेकेंड, नोट नंबर सेकेंड माय डियर, द पोटेंशियल ऑफ इनफाइनाइट इज टेकन एज 0, यानी अनंत का विभव शून्य माना जाता है। यह अनंत, हिंदी में लिख लीजिए एक लाइन, अनंत पर विभव का मान शून्य माना जाता है। अनंत पर विभव का मान क्या मानते हैं माय डियर? शून्य माना जाता है। पोटेंशियल की वैल्यू इनफाइनाइट पे क्या होती है? 0। ये नोट डाउन कर लेंगे। 2 नोट हो गए पोटेंशियल से संबंधित। पोटेंशियल का डेफिनेशन मैंने आपको लिखा दिया, 2 डेफिनेशन। पोटेंशियल का फॉर्मूला आपके सामने है, फॉर्मूला लिखा दिया, इसका यूनिट लिखा दिया, 2 नोट पे लिखा दिया। अच्छा, यहाँ पे एक बात छूट गया, डायमेंशन भी कोई पूछ सकता है आपसे कि भाई सर आप डायमेंशन भी बता दीजिए। जब आपने डेफिनेशन बताया है तो डायमेंशन भी बताइए। ये नोट डाउन कर लीजिएगा, वीडियो पॉज करके ये वाला हिस्सा लिख लीजिएगा। चलिए, इसका डायमेंशन छूट गया है तो डायमेंशन भी लिख ही लेते हैं, है कि नहीं? पोटेंशियल का डायमेंशन बीमा। बोला सर क्या होगा? बीमा क्या होगा? बोला बीमा तो सर हम लोग यूनिट से ना बनाते हैं, तो यूनिट ही देख लीजिए आप पहले। यूनिट क्या है? जूल पर कूलम्ब, यानी वर्क है, कार्य बटा आवेश है। तो कार्य के लिए बीमा हम क्या होता है? बोला सर कार्य के लिए बीमा होता है ml² T⁻³ ये होता है क्या? देखिए, मैं आपको कार्य के लिए फोर्स पूरा तोड़ के आपको दिखा देता हूँ। कार्य बराबर होता है बल गुना विस्थापन, कार्य बराबर बल गुना विस्थापन, और चार्ज यानी कि आवेश हो गया। तो बोला सर बल के लिए क्या होगा? बल के लिए ml⁻² होता है, ml⁻² हो गया। अब S विस्थापन है, विस्थापन का मतलब L से मल्टीप्लाई, नीचे में चार्ज है तो चार्ज का डायमेंशन आप सभी को पहले से पता है 80 होता है। तो क्या बन गया? L है तो L में मल्टीप्लाई कीजिए, तो ml² T⁻² अपॉन में 80 हो गया माय डियर। अब जरा इसको इधर लिख देता हूँ। ये A ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा और T ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो T पहले से माइनस का 2 है, एक और जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा। तो क्या बन गया? ml² T⁻³ A⁻n 1231 होता है। डायमेंशन कितना होता है माय डियर इसका? 1231, और ये 31 माइनस में होता है। ये जो पावर अवेलेबल है माय डियर, पावर, इस पावर को ही बीमा कहा जाता है। तो ये सब चीज़ें याद करने का तरीका है एक तरह से। 1231 हो गया, ये सब चीज़ें हम लोग याद कर सकते हैं बहुत आसानी से, ठीक है। तो आप पूरा का पूरा यहाँ से कैसे डायमेंशन आता है वो हमने आपको पूरा निकाल करके दिखाया, क्योंकि अक्सर बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो 11th में यूनिट डायमेंशन अच्छे से नहीं पढ़े होते हैं हमारे, क्योंकि एकदम नई चीज़ें होती हैं उनके सामने और फिर बहुत बच्चे नहीं समझ पाते हैं। तो इसीलिए जो है मैक्सिमम टॉपिक जहाँ भी यूनिट आएगा, कोई नया टॉपिक आएगा, उसमें मैं आपको डायमेंशन निकाल के ही दिखाऊंगा। डायमेंशन हमेशा कहाँ से बनता है? फार्मूलाज से बनता है। फार्मूला आपको पता होना चाहिए, कार्य बराबर बल गुना विस्थापन होता है, और बल एक ऐसी राशि है जो बार बार आएगी, बल आएगी बार बार, तो याद रखेंगे उसका बीमा माय डियर। तो बल का बीमा हमेशा याद रखना है ml⁻² होता है। अब विस्थापन है तो विस्थापन लंबाई होता है L होता है, और Q आवेश है तो आवेश का होता है AT। ये दोनों ऊपर गया माइनस में हो गया, तो हमारा डायमेंशन क्या आ गया? यहाँ आ गया। तो ये था माय डियर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल संबंधित जो भी मुख्य बातें थी वो मैंने आज की क्लास में आपको पढ़ा दिया है।
अब जो रात को क्लास होगी 8 बजे माय डियर लाइव, उसमें हम लोग ये जानेंगे कि एक सिंगल पॉइंट चार्ज की वजह से, एक कोई पॉइंट चार्ज है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता कितना है फॉर्मूला। और ये बात समझ में, एक सिंगल चार्ज की वजह से कितना पोटेंशियल पॉसिबल है, उसके लिए हम लोग पूरा बाकायदा इक्वेशन ड्राइव करके दिखाने वाले हैं। तो ये होगा रात को 8 बजे अपने लाइव क्लास में माय डियर। मिलते हैं अगली क्लास में।